के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण शक्ति संरचना या ग्रामीण राजनीतिक प्रणाली के बारे में कि किस तरह गाँवों के अंदर जो ग्रामीण भारत है, उस ग्रामीण समाज है, उसके अंदर जो शक्ति संरचना किस तरह से काम करती है। यह वीडियो मूल रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के जो सिलेबस है वो कवर करता है, मगर साथ ही जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी यह एक उपयोगी वीडियो, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने सत्ता, शक्ति और जो पंचायत प्रणाली है उसके बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के बारे में कि जो ग्रामीण शक्ति संरचना है उसका पहला शब्द है शक्ति। तो जो शक्ति है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। अब सवाल ये उठता है कि पावर या शक्ति क्या है। तो आमतौर पर क्या होता है कि लोग बाग शक्ति और सत्ता, यानी सत्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं अथॉरिटी, तो इन दोनों को एक समझते हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। और वो अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो शक्ति होती है, शक्ति का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति के पास की वह क्षमता जिससे जो है वो दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं को प्रभावित कर सकता हो। अब इसको जो है उदाहरण के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी एक आदत रही है कि मैं आपको उदाहरण के द्वारा ये चीज़ें समझाऊं। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या दूसरे समूह को जो है जा करके धमकाता है, बंदूक दिखाता है या कोई प्रलोभन देता है, कुछ भी जो है तरीके से जो है उनको उनकी मनमर्जी करता है, अपनी मनमर्जी करता है, तो वो शक्ति कहलाती है। अब शक्ति जो है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो संदर्भ में काम आती है। जैसे आपने बैंक लूटा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक लूटता है तो उसमें भी वो बंदूक दिखा के लूट रहा है, तो वो भी उसका एक शक्ति का प्रदर्शन है। हम लोग गलियों के अंदर जो देखते हैं, गलियों के जो गुंडे दादा लोग जो गुंडागिरी करते हैं वो भी एक शक्ति का ही एक रूप है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी क्रियाओं को उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य होता है। तो यह है शक्ति। अब हम बात करेंगे सत्ता क्या है। सत्ता होती है वेद शक्ति का जो है संस्थागत रूप होता है, उसको हम सत्ता बोलते हैं। यानी कि जो शक्ति का जो वह पार्ट जो समाज या सरकार, जो राज्य उसको मान्यता प्रदान करता है, वो शक्ति कहलाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, ट्रैफिक पुलिस को जो है, मान लीजिए कोई ट्रैफिक जो सिग्नल के ऊपर खड़ा हुआ कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ, आपको हाथ का इशारा कर रहा है, यूँ कर रहा है, तो वो उसके हाथ के इशारे से आप रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि उसको सरकार ने शक्ति दी हुई है कि वो जो है ये काम करेगा। अब अगर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, कोई आम आदमी इस तरह खड़ा होकर हाथ खड़ा करे, तो लोग बाग उसको पागल समझेंगे। तो सीधी सी बात है कि शक्ति तो वह क्रिया हो गई, वह क्षमता है जिससे वो सामने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, और सत्ता जो है वह क्षमता है जो सरकार या जो है समाज उसको संस्थागत रूप या वैधता प्रदान करता है, वो सत्ता कहलाती है। सत्ता की अगर हम बात करें तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं: करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता और तीसरा है कानूनी सत्ता। तो करिश्माई सत्ता की ये मैक्स वेबर ने इनके 3 के प्रारूप दिए हैं। मैं अभी संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि करिश्माई के ये जो है जो करिश्मा की बात करें हम, करिश्माई नेतृत्व के बारे में, तो इसके अंदर जो है उन लोगों को हम शामिल करते हैं जिनके पास एक इस तरह की योग्यता होती है कि वो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे धर्मगुरु आते हैं, इस तरह के बहुत सारे नेता लोग भी आ सकते हैं, जो जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो गांधी जी हुए, वल्लभ भाई पटेल, सरदार, ये जो बहुत सारे जो सुभाष चंद्र बोस है, तो इन लोगों को हम करिश्माई नेताओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। या जो महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, इस तरह के जो साधु संत हुए हैं, या किसी भी धर्म के जो मठाधीश है, उनको हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात है परंपरागत सत्ता की बात करें तो परंपरागत सत्ता का मतलब होता है कि जो सत्ता हमें परंपराओं के द्वारा मिलती है। और ग्रामीण समाजशास्त्र की ग्रामीण शक्ति संरचना की बात करें तो गाँवों के अंदर जो सत्ता का प्रारूप होता है वो परंपरागत सत्ता के रूप में ही हम देखा जा सकता है। जैसे वो जो जाति पंचायत होती है, जो जाति पंचायत है उसका मूल जो ताकत का आधार है वो परंपराओं के द्वारा दिया गया है। अब हम बात करेंगे जाति तथा जाति पंचायत के बारे में कि उनकी जो संरचना है, उनका जो कार्य प्रणाली है वो किस रूप में होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गाँवों के अंदर, ग्रामीण भारत के अंदर जाति जो है बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका
जो है निर्वाह करती है, चाहे वो सामाजिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, उसके अंदर एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। हम चाहे उस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, ये एक हकीकत है। अब जो है बात करते हैं जाति पंचायत की। जाति पंचायतें मूल रूप से जो है काफ़ी इनका जो इतिहास की अगर हम बात करते हो सदियों पुराना है, और ये एक बहुत ही जो है प्रभावशाली संगठन रहा है। अगर आप देखें और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जो गांव के अंदर जितनी भी जातियाँ होती, उन हर जातियों की अलग अलग अपनी जाति पंचायतें होती थी, और आज भी जो है पाई जाती है। इन जाति पंचायतों की जो है विशेषता ये है कि इनकी जो सदस्य संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उस जाति पंचायत की ताकत होगी। और इसके अलावा ये सभी गांव के अंदर जो जाति पंचायतें आपस में एक दूसरी जाति पंचायतों का भी शक्ति संतुलन इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी गांव के अंदर कोई जाति जो है बहुत डोमिनेंट कास्ट है, यानी उसको हम एम एन श्रीनिवास ने एक उदाहरण दी थी प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट की, यानी कि वह जाति जो है पर्टिकुलर उस इलाके के अंदर अपना दबदबा रखती है संख्या के मामले में, पैसे के मामले में, और भूमि का जो अधिकार उसके पास जो बड़ी संख्या में रहता है, तो वो प्रभु जाति कहलाती है। तो उस जाति का जो है वर्चस्व आमतौर पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सभी चीज़ों के ऊपर रहता है। दूसरी जातियाँ भी उनसे उनके एक तरह से उनका जो अधीनता के रूप में रहती है, वो डोमिनेंट कास्ट जो है कहलाती है। अब अगर हम बात करें तो जो है इन जाति पंचायतों के जो अधिकार कर्तव्य जो है परंपराओं के द्वारा निर्धारित होते थे। इसके अलावा इन जाति पंचायतों में एक मुखिया होता था, अभी भी मुखिया इनके होते हैं, और इसकी एक खासियत रहती है कि जाति पंचायतों के जो मुखिया होते हैं वो आमतौर पर उम्रदराज व्यक्तियों को बनाया जाता है। इसमें युवा व्यक्तियों को नहीं महत्व दिया जाता है। इसमें जो अनुभवी व्यक्ति है, जो उम्रदराज है, और साथ ही जो है आर्थिक रूप से या संख्या के बल के रूप में उनका परिवार प्रभावशाली है, उन लोगों को इसके अंदर रखते हैं। इसके अलावा गांव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो जाति पंचायत होती है वो बहुत बड़ा आज भी, हालांकि तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो जो है समय के साथ जाति पंचायतों का महत्व कानूनी रूप से तो पूरा खत्म हो चुका है, मगर फिर भी जो है इनका महत्व आज भी बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कानून के अंदर और समाज के नियम दोनों विरोधाभासी भी हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं, आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो खाप पंचायत थी, वो जाति पंचायत का ही एक विस्तृत रूप हम मान सकते हैं। तो जो खाप पंचायत होती है वो अभी भी अलग अलग तरह के फरमान निकालती है कि जैसे लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी या कोई और मोबाइल नहीं रखेंगे, ये चीज़ें। हालांकि ये जो इनके फरमान है कानूनी रूप से अवैध है, मगर फिर भी जो है उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर इनके जो है नियम वो माने जाते हैं। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जाति पंचायतें जो है निर्णय करती कि फला उम्मीदवार को या फला पार्टी को हम वोट देंगे, और हालांकि ये कानून रूप से जो है गलत है, मगर उन चीज़ों का वो समाज वाले, उसके पर्टिकुलर जाति वाले लोग उसका पालन करते हैं। तो यहाँ जाति पंचायत इस रूप में शक्तिशाली है कि परंपराओं, और एक और चीज़ यहाँ पर ये करें मैं बताना चाहूँगा कि जब जाति पंचायतें पुराने ज़माने में परंपराओं का या सामाजिक क्षेत्र के रूप में काम करती थी, मगर आज जाति पंचायतें सामाजिक जो है सामाजिक क्षेत्र के बजाय राजनीतिक जो है रूप उन्होंने धारण कर लिया है, और उनकी जो है जो गांव की जो ग्रामीण शक्ति संरचना उसका संचालन जाति पंचायतें करती है। अगर हम बात करें कि जाति पंचायतें जो है और क्या क्या काम करती थी, तो जाति पंचायतों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, इनका जो मुख्य काम वो थे कि गाँव के अंदर जो विवाद होते थे तो वो विवादों का निपटारा जाति पंचायतों के द्वारा किया जाता था। और पर्टिकुलर एक ही जाति का अगर विवाद होता तो, और अगर बाकी जातियों में होता तो आपस में जातियाँ मिलती थी या गाँव की बाकी जो उनकी पूरी पंचायत बैठती थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो है जाति पंचायत जो है जाति के नियमों का उल्लंघन करने वालों को जो है सज़ा देती थी। सज़ा के बहुत सारे प्रकार होते थे, जैसे आपको जाति से बाहर कर दिया गया, जाति का बहिष्कार किया। हालांकि मैं वापस यहाँ क्लियर करूँगा कि जाति से बाहर करना कानूनी रूप से गलत है, मगर फिर भी जो है आज भी गाँवों के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और सज़ा के रूप में ये होता था। दूसरा, मान लीजिए बहिष्कार नहीं किया तो उसको सज़ा ये दी जाती कि भाई पूरी गांव के जो जाति पंचायत उसको भोजन खिलाओ, है ना, भोज दीजिए, तो वो भी एक था।
धार्मिक प्रायश्चित करवाया जाता था, आर्थिक दंड और इसके अलावा शारीरिक दंड भी जो है जाति पंचायतों के द्वारा दिए जाते थे। हालांकि ये सभी जो है दंड गैर कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, मगर ये चीज़ें जाति के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, इसलिए इन चीज़ों को हम देखने को ये मिलता है। अब वर्तमान में धीरे धीरे इन चीज़ों में बहुत काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब जाति पंचायतें जो है, और यहाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आमतौर पर हमारी ये धारणा है कि जाति पंचायतें जो है नकारात्मक काम ही करती है, मगर ऐसा नहीं है। जाति पंचायतें कई दफ़े सकारात्मक जो है काम भी करती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है कुछ जो डोमिनेंट कास्ट की अगर हम बात करें तो कई जातियाँ ऐसी है जिन्होंने अपनी जाति पंचायतों के द्वारा फरमान निकाले हैं कि वो बाल विवाह नहीं करेंगे, इसके अलावा मृत्यु भोज नहीं करेंगे। क्योंकि ग्रामीण जो भारत के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम बात करें तो वहाँ शादी से ज़्यादा खर्चा मृत्यु भोज में आता है। तो वह कुछ जातियाँ ऐसी है पर्टिकुलर इलाके में, जैसे मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ के अंदर जो है कई इलाकों के अंदर, शेखावटी इलाकों के अंदर जो है जो जाट जाति है उन लोगों ने मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर रखा है। जबकि अब यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मृत्यु भोज और बाल विवाह आज से प्रतिबंधित नहीं है, ये अंग्रेजों के ज़माने के आसपास से ही प्रतिबंधित है। मगर वो चीज़ें धड़ल्ले से चलती आ रही थी। ये कब बंद हुई? जब जाति पंचायत ने खुद ने अपने तरीके से निर्णय लिया। आज भी गांव के ग्रामीण भारत के अंदर बात करें या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह, जाति विवाह होते हैं, मृत्यु भोज होते हैं, मगर वो उन जातियों में होते हैं जहाँ जाति पंचायत उनको मान्यता दे रखी। कई जातियाँ अब धीरे धीरे उन चीज़ों को मान्यता देने से मना कर दिया है, उनको प्रतिबंधित कर दिया है, तो वहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो चुकी। ये एक जाति पंचायतों का सकारात्मक रूप हम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कानूनी सत्ता के बारे में। तो ग्रामीण शक्ति संरचना की कानूनी रूप से अगर हम बात करें तो वो जो ग्रामीण, जो आप लोगों ने सुना होगा पंचायती राज, पंचायती राज जो है वो ग्रामीण शक्ति संरचना का एक जो है वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वो जो है पाया जा रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था राज, पंचायती राज जो है पूरे भारत के अंदर लागू है। उसमें ग्रामीण स्तर की बात करें तो वो है ग्राम पंचायत, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जो तहसील स्तर या खंड स्तर की बात करें तो वो पंचायत समिति है, और उसके ऊपर जिले की बात करें तो जिला परिषद कहलाती है। अब ग्राम पंचायत का जो है जो प्रधान होता है उसको सरपंच बोलते हैं। ये अलग अलग जगह हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सरपंच नहीं बोलकर उसको गांव का मुखिया बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, जबकि राजस्थान के अंदर जो पंचायत समिति थी उसका जो प्रमुख होता है उसको प्रधान बोला जाता है। और इनके जो चुनाव के जो तौर तरीके होते हैं वो पहले सब जगह अलग अलग थे, मगर जो है नया जो कानून बना पंचायती राज का तब उसके बाद से काफ़ी इनमें समानता है। 5-5 साल के अंदर इसमें चुनाव होने लगे। अब ग्राम पंचायतों की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई वो बलवंत राय मेहता कमेटी एक बनी थी उस समय, और ये जो है जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ये कमेटी बनाई गई थी। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। बलवंत राय मेहता राजस्थान के थे। इसके बाद इन्होंने जो है, क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब सत्ता को जो है गाँव के जो स्तर तक उनको अधिकार प्रदान किया जाए या सत्ता का जो विभाजन बंटवारा किया जाए। इसके बाद आप लोगों ने जैसा कि जानते होंगे 1958 में इस योजना को मान्यता दी है, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंदर नागौर जिले के अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस पंचायती राज योजना का शुभारंभ किया, और तब से लेकर के वर्तमान तक ये जो है पंचायती राज लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्तमान जो ग्रामीण शक्ति संरचना है उसमें क्या परिवर्तन आया। तो वर्तमान परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो पुराने शक्ति संरचना जो अंग्रेजों के समय की बात करें तो उस समय जागीरदारी प्रथा, परंपराएं और ब्राह्मणों का इनका ग्रामीण शक्ति संरचना पर वर्चस्व था। अब हम बात करें वर्तमान की तो जागीरदारी प्रथा देश की आज़ादी के साथ ही समाप्त हो गई। इसके अलावा परंपराएं हालांकि अभी भी प्रमुखता रखती है, मगर परंपराओं क्योंकि आधुनिकीकरण और ग्लोबलाइजेशन के युग में इनका अब इतना महत्व नहीं रहा, और जो सामाजिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो अब आर्थिक और राजनीतिक जो है शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगी है। तो जाति का भी जो है
एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रूपांतरण, जो जाति पंचायत है उनका रूपांतरण सामाजिक कार्यों की तुलना में राजनीतिक जो है एक शक्ति समूह के रूप में या दबाव समूह के रूप में बनना प्रारंभ हो चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 20-30 सालों के अंदर जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जातियों का जो दबदबा, जो प्रभु जातियां हैं, जो किसान जातियां जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको जो है राजनीति के अंदर उनका काफ़ी वर्चस्व बढ़ा है। तो ये जो है मोटे तौर पर अगर हम बात करें, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा है कि महिलाओं को जो है 33% आरक्षण के कारण से पंचायती राज के अंदर उनको आगे आने का मौका मिला। हालांकि इसकी भी हकीकत जो है हम व्यवहार में जानते हैं कि महिलाओं को तुलनात्मक रूप से नाम उनका रहता है मगर काम दूसरे करते हैं, फिर भी जो है तुलनात्मक रूप से ये जो है परिवर्तन धीमी गति से आ रहा है और महिलाएं निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा शिक्षा का प्रभाव बढ़ने के कारण से जो है परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में जो निरक्षर लोग होते थे, अब आजकल पढ़े लिखे लोगों का इसमें दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो है राजनीतिक जो है जो कमज़ोर तबका था उसके अंदर भी राजनीतिक रूप से जो है जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो और परंपरागत नेतृत्व का जो है धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। पुराना एक ज़माना ऐसा था जब जिस तरह जागीरदारी प्रथा होती थी उसी तरह गांव के अंदर भी जो है मुखिया परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, पटेल इस तरह के ये लोग चले आ रहे थे, मगर अब धीरे धीरे इन चीज़ों में जो है अब ऐसा नहीं रहा और ये धीरे धीरे चीज़ें समाप्त हो गई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसे अगर पसंद आया तो आप, और अगर कोई समस्या भी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरे को आप पर्सनल नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने लाल बटन दबा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।